शुरुआत करते हैं। नॉर्मली जो हम लोग पढ़ रहे थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स को पढ़ा था, आज हम लोग माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स को पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं सीसीए रूल्स में जो 1965 का था, उसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग। ये माइनर पेनाल्टी की जो प्रोसीडिंग है ये आपके सीसीए रूल्स में रूल 16 के अंदर बताया गया है। रूल नंबर भी याद रखिएगा, रूल 16। आप देखेंगे कि आपने पेनाल्टी में पढ़ा था मेजर पेनाल्टी, रूल 14 अपने पूरा प्रोसीजर पढ़ रखा है। क्योंकि आप रूल 14 पूरा पढ़ रखे हैं तो रूल 16 आपके लिए बहुत ही आसान होगा समझने के लिए। माइनर पेनाल्टी का प्रोसीडिंग बहुत सिंपल होता है। जब भी हमेशा याद रखिएगा, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो होती है वो तो किया ही जाएगा। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ही पता चलता है कि हमें क्या करने हैं, कि भाई मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग के लिए जाने हैं या माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग के लिए। ये कौन करते हैं? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी खुद करते हैं या किसी से करवा भी सकते हैं, इनकी मर्जी। ये देखिए इंक्वायरी ई वाला है, जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद उनको पता चलता है कि भाई हमें क्या करने हैं, हमें लगाने हैं इनके ऊपर मेजर पेनाल्टी या माइनर पेनाल्टी। मान लीजिए उन्होंने सपोज किया माइनर पेनाल्टी लगाने हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिनको चार्ज ऑफिसर भी कहते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, सीओ को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं इन राइटिंग में कि देखिए आपका हमने ये जांच किया है। इन्फॉर्म करेंगे किस में? राइटिंग में इन्फॉर्म करेंगे। क्या बताएंगे? उनको बताएंगे कि आपका क्या है मिसकंडक्ट, क्या है मिसबिहेवियर, और उस पे उनका क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, माइनर पेनाल्टी के लिए कर रहे हैं, तो वो बताएंगे उनको। मैं मतलब कहता हूं कि उनको इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, और मिसबिहेवियर जो भी उनका है, ये इनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, आप यूं कहें चार्जशीट कहते हैं, ठीक वही चीज यहाँ पे भी माइनर पेनाल्टी के लिए जो बनता है कि भाई क्या आपने गलती की है, इसमें जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे सब लगे हुए रहेंगे, विटनेस ये वो। आप इसी को चार्जशीट भी कई डीओपीटी ओएम में कहा गया है, ठीक है। ये उनको देंगे। जब इनको आप दे देंगे तो अब आपका बनता है काम सर्व करने के बाद। रूल्स ये कहता है प्रोवाइड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। क्या करेंगे? प्रोवाइड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट सर्वेंट, जिनको आपने क्या दिया है, चार्जशीट दिया है, जिनके अगेंस्ट आप माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। किस पर्पस के लिए? तो वो अपनी बात रख सकते हैं फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, कि नहीं जी आपने ऐसा जो सोचा है ये सही नहीं है। उनका रिप्रेजेंटेशन जब आ जाए, इसी रिप्रेजेंटेशन को आप कहते हैं उनका डिफेंस स्टेटमेंट। वो अपने बचाव में जो कहना है वो कहेंगे, डिफेंस स्टेटमेंट आ गया। अच्छा, वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारा इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी करने के लिए अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एग्री है, देखिए जो इंक्वायरी होगी हमेशा याद रखिए, जब भी ये आई वाला इंक्वायरी मैंने कहा है, इंक्वायरी होगी, चाहे मेजर पेनाल्टी में तो आपने देखा ही है कि मेजर पेनाल्टी में इंक्वायरी का प्रोसीजर जो रूल 14 में आपने देखा है।
लेकिन अगर माइनर पेनाल्टी का प्रोसीडिंग है और माइनर पेनाल्टी में भी गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वेस्ट करता है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है एग्री होता है फॉर इंक्वायरी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अगर एग्री होता है कि यस चलो उनको लगता है कि हमें इंक्वायरी करनी चाहिए और इंक्वायरी की हमें जांच करनी चाहिए, तो इंक्वायरी का जो प्रोसीजर होगा अगर वो एग्री है तो प्रोसीजर कौन सा होगा? ऑलवेज ऑफ रूल 14। जो रूल 14 का प्रोसीजर आपने पढ़ा था वही रहेगा, वो चेंज कभी भी नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग में क्या होता है, ये बात तो आप समझ गए कि इंक्वायरी अगर कहीं भी होनी है तो इंक्वायरी हमेशा किससे होगी? माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग से ही होगी। ठीक है, तो इंक्वायरी के केसेस में जब रूल 14 के अंदर ही होगी, मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग में ही होगी। ठीक है, उसके अलावा कहीं भी इंक्वायरी करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग में है तो माइनर पेनाल्टी के लिए तो माइनर पेनाल्टी का जो मेथड है उसको जो आप पढ़ रहे हैं वही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कई बार कहता है नहीं मेरा पक्ष सुना जाना चाहिए, तो सुना जाना चाहिए तो फिर उसमें अगर प्रोसीजर करेंगे तो मेजर पेनाल्टी रूल 14 का ही हम प्रोसीजर करेंगे। चलिए अब जरा देखते हैं यहाँ पे जब डिफेंस स्टेटमेंट आपके पास आ गया है, डिफेंस स्टेटमेंट आने के बाद आपका काम क्या होता है? जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं वो अपना क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे फाइंडिंग्स, मतलब एप्रोप्रिएट ऑर्डर करेंगे पेनाल्टी। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं क्या करेंगे? रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग, रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग। बहुत सिंपल है कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक अपॉर्चुनिटी देनी है, अपॉर्चुनिटी देने के बाद उनसे जो भी डिफेंस स्टेटमेंट आएगा, सवाल ये उठता है, रूल कहता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। कई बार लोग 10 दिन का समय देते हैं। अगर मान लीजिए कि कौन सा फिक्स रूल होना चाहिए, तो जो मेजर पेनाल्टी में है 15-15 दिन का, तो वही फॉलो होना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन नॉर्मली रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि वो प्रेजेंट करें, नहीं दे तो मैक्सिमम 45 डेज का जो समय होता है उससे ज्यादा तो समय देने का कोई मतलब बनता नहीं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको यूपीएससी का कंसल्टेशन करना पड़ता है। देखिए यूपीएससी कंसल्टेशन कहाँ रिक्वायर्ड है? यूपीएससी कंसल्टेशन वहां रिक्वायर्ड होता है जहां पे प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं। जहां प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हुए तो प्रेसिडेंट जहां भी इन्वॉल्व हुए ये क्या करेंगे? प्रायर कंसल्टेशन जरूरी होगा, तब ये प्रायर कंसल्टेशन जरूरी होगा। प्रायर कंसल्टेशन ऑफ यूपीएससी बिफोर इम्पोजिंग पेनाल्टी, पेनाल्टी इम्पोज करने से पहले जरूरी होगा, याद रखिएगा। अब देखिए इनको अपॉर्चुनिटी माइनर पेनाल्टी का ही प्रोसीडिंग है। अगर इनकेस मान लीजिए रिक्वायर्ड है, अगर कहीं रिक्वायरमेंट आ जाता है कि भाई यूपीएससी का कंसल्टेशन होना चाहिए माइनर पेनाल्टी के केसेस में, तब क्या होगा? रूल 16 के अंदर ही आपने गवर्नमेंट सर्वेंट को सपोज करिए इन्फॉर्म कर दिया राइटिंग में, जैसा कि मैंने कहा कि भाई चार्ज शीट, आपने चार्जेज बता दिए, चार्ज शीट दे दिया। उन्होंने क्या कर दिया? आपने उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दिया, विथ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इनको मिला प्रेजेंट करने का, ठीक है, टू रिप्रेजेंट जो भी है, या डिफेंस स्टेटमेंट देने का। डिफेंस स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया। अब आपने क्या किया? इसमें यूपीएससी का कंसल्टेशन होना था। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का इन्वॉल्व है, मैं लगा रहा हूं इफ
यूपीएससी कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड। कहां पे रिक्वायर्ड होगा पता है? जहां पे प्रेसिडेंट, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपने तो किसी भी लेवल पे प्रेसिडेंट जहां इन्वॉल्व होंगे वहां पे यूपीएससी कंसल्टेशन, आपको प्रायर कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं वो क्या करेंगे, अपना व्यूज देंगे, कि भाई वो क्या चाहते हैं। प्लस जो गवर्नमेंट सर्वेंट, जिनको आप चार्ज ऑफिसर भी कह रहे हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन लगा करके सारा कुछ भेजेंगे किसको, फॉरवर्ड, पूरे पेपर सारा कुछ लगा के फॉरवर्ड टू यूपीएससी। यूपीएससी एग्जामिन करेगी, यूपीएससी अपना एडवाइस देगी। यूपीएससी क्या करेगी, टेंडर इट्स एडवाइस। यूपीएससी अपना जब एडवाइस देगी, इनका एडवाइस होता है, याद रखिएगा, मैंडेटरी नहीं है। ये यूपीएससी का एडवाइस जो है, इसका कंप्लायंस मैंडेटरी नहीं है। कंप्लायंस इज नॉट मैंडेटरी, ये जो बताएगा। लेकिन अगर नहीं मानना है तो इसके लिए ऑलरेडी प्रोसीजर बताया गया है कि नहीं मानने के लिए क्या प्रोसीजर करने हैं। ठीक है, चलिए, यूपीएससी ने अपना एडवाइस दिया। अब आप क्या करिएगा कि जो भी आपके पास यूपीएससी का एडवाइस आया है, ये यूपीएससी एडवाइस को आप सर्व करेंगे, किसको, सर्व टू चार्ज ऑफिसर, सीओ या गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी हैं, उनको आप देंगे। फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे। रीजनेबल वो मतलब कह सकते हैं विद इन 15 डेज देना रहता है उनको। ठीक है, अगर यूपीएससी से कंसल्ट हुआ है तो सीओ को सबमिट करेंगे, भेजेंगे, सर्व करेंगे उनको यूपीएससी का एडवाइस, और फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे कि इनके अगेंस्ट क्या कहना है। अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट यूपीएससी एडवाइस। यूपीएससी का जो एडवाइस था उसके अगेंस्ट अगर कुछ कहने हैं तो कहेंगे वो। याद रखिएगा, इसमें कितना समय देते हैं, नॉर्मली 15 डेज टाइम दिया जाता है। 15 डेज पीरियड अलाउ किया जाता है, 15 डेज टाइम अलाउड रहता है। जब ये 15 डेज टाइम अलाउ करने के बाद आपको लगता है कि भाई हाँ, अब हम क्या है कि ठीक है, उनका जवाब आ गया, नहीं आया तो एक्सटेंड भी करिए। जब सारा कुछ आपके पास जवाब आ गया, तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है, नहीं आया जवाब तो ठीक है, नहीं आया तो अपॉर्चुनिटी आपने दे दिया ना, देन ओके। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करते हैं, पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर। एक बात देखिए, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो पेनाल्टी ऑर्डर होता है ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही पास करते हैं। पेनाल्टी ऑर्डर कौन पास करते हैं, कौन सी पेनाल्टी लगानी है, ये पेनाल्टी का ऑर्डर ओनली पास्ड बाय डीए, ओनली पास्ड बाय डीए। इनको अगर मान लीजिए यूपीएससी एडवाइस से डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी का ये एडवाइस था, ठीक है, अगर इससे मान लीजिए इफ जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं डिसएग्री कर रहे हैं, तो प्रोसीजर तो है ही, तो उसमें अपना करेंगे ये रिकॉर्ड रीजन, किस वजह से, फॉर डिसएग्रीमेंट, क्यों आप डिसएग्री कर रहे हैं, रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट बताएंगे। क्लियर? ऐसा नहीं है, जब भी ये पेनाल्टी ऑर्डर पास होगा, याद रखिएगा ये स्पीकिंग ऑर्डर होता है। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होगा कि प्रॉपर हर चीज इसमें दिया हुआ रहता है, क्यों उन्होंने ये पेनाल्टी डिसाइड की। पेनाल्टी के डिसीजन में याद रखिएगा
नो वन विल हेल्प टू डीए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, इट इज इट्स ओन डिस्क्रिशन, ये उनकी ही मर्जी है कि भाई क्या करें बेस्ड ऑन रिकॉर्ड। जो ऐसा नहीं है कि आर्बिट्ररी डिसीजन ले, लेकिन कहते हैं कि भगवान भी, नो वन विल हेल्प, इवन गॉड भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कभी भी पेनाल्टी के डिसीजन लेने में मदद नहीं करेंगे। माइनर पेनाल्टी आप लोग क्लियर हो गए कि प्रोसीजर क्लियर है। मेजर पेनाल्टी में आप लोगों ने कल पढ़ा ही था, उस पे बात हम नहीं करेंगे। एक मैं इंपॉर्टेंट नोट की बात करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो क्या है, आपने देखा था मोर देन वन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी हो सकते हैं। वो है कॉम्पिटेंट टू इम्पोज माइनर पेनाल्टी, छोटा वाला पेनाल्टी लगाने के लिए तो कॉम्पिटेंट हैं। बट इनके पास प्रॉब्लम क्या है कि लेकिन केस जो बन रहा है वो बन रहा है मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग का। तो अगर मान लीजिए इन केस ऑफ मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग अगर करना है तो इनके पास क्या क्या पावर है, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं इनके पास पावर है, इनिशिएट कर सकते हैं रूल, इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, इनिशिएट कर सकते हैं एंड प्रोसेस कर सकते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड प्रोसेस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब ये करेंगे इंक्वायरी कंप्लीट होगी, मतलब अब इंक्वायरी कंप्लीट हो गया है, ऑन कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो चीजें निकल के आई, अगर मान लीजिए मैं इफ वर्ड लगा देता हूं, इफ माइनर पेनाल्टी का केस निकल के आया कि नहीं छोटा ही पेनाल्टी, जांच पूरे सघन जांच के बाद पता चला कि माइनर पेनाल्टी, तो जो ये डीए हैं, डीए विल रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग, जो भी होगा अपना करेंगे, प्रोसीजर करेंगे, यही पेनाल्टी लगा देंगे। लेकिन अगर सपोज करिए इफ में दूसरा जांच करने के बाद पता चला कि मेजर पेनाल्टी का केस आ गया है, तब ये क्या करेंगे, इनको तो मेजर पेनाल्टी तो लगाने का पावर है नहीं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, तो ये क्या करेंगे, सिक अप्रूवल। अब ये भेज देंगे केस किसको, तो जो मेजर पेनाल्टी के लिए हैं उनके पास भेज देंगे कि भाई देखिए ऐसा ऐसा हमने इंक्वायरी किया था, अब उनके पास भेज देंगे, सीक अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट डीए, ठीक है, एम्पावर्ड किस चीज के लिए हैं, एम्पावर्ड फॉर imposing मेजर पेनाल्टी। कहने का मतलब, अप्रूवल लेने का मतलब, अब उनको बता दीजिए कि भाई अब आप देखिए मेजर पेनाल्टी है, आप सब कुछ करिए, उनसे सब कुछ करा के, क्योंकि आपने कराया है तो आप एज ए डीलिंग हैंड की तरह मदद करिए, बाद बकाया उन्हीं का सब कुछ रहेगा। अब देखिए, मतलब आपको पता चल गया कि कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी छोटे वाले भी हों, माइनर पेनाल्टी लगाने के लिए एम्पावर्ड हो, वो भी रूल 14 के तहत इंक्वायरी करवा के कर सकते हैं। मेजर पेनाल्टी का केस आया तो उनको भेज देंगे जिनका है। चलिए, अब आपने माइनर और मेजर पेनाल्टी का केस पढ़ लिया। एक बात देखिए, मैं छोटा सा रूल 15 की भी बात करूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पे ना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बात किया गया है। कहता है जब इंक्वायरी होती है
तो आपने देखा था आईओ बनते हैं, एक तरफ पीओ रहते हैं, एक तरफ चार्ज ऑफिसर रहते हैं, इनके मदद के लिए कौन रहते हैं? डिफेंस असिस्टेंट। यही आपने देखा था ना, डिफेंस असिस्टेंट रहते हैं। रूल 14 में कहता है कि भाई जब पूरी इंक्वायरी हो गई है तो ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं ये क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? एक्शन ऑन आईओ रिपोर्ट कितने दिनों में लेना रहता था? मैंने कल ही बताया था, विद इन 3 मंथ। इनको लेना तो रहता है, टाइम पीरियड है विद इन 3 मंथ, ये आपने कल पढ़ा था। लेकिन इस आईओ रिपोर्ट पे वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या उनको इसको फॉलो ही करना पड़ेगा या उनकी मन मर्जी चलेगी? क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, इनकी मर्जी है। अब इनको लगेगा इम्पोज पेनाल्टी कर दें उसके आधार पे, तो इम्पोज पेनाल्टी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको लगेगा डिसएग्री, मतलब इस केस में क्या हुए? एग्री हो गए, एग्री, चलिए ऐसे नहीं लिखते, एग्री डिसएग्री करके लिखते हैं तो बेहतर रहेगा। देखिए, ये क्या कर सकते हैं? एग्री हो सकते हैं आईओ रिपोर्ट से, एग्री विथ आईओ रिपोर्ट। मान लीजिए रिपोर्ट में जो भी कहा गया, चार्ज प्रूव्ड है तो पेनाल्टी, नॉट प्रूव्ड है तो एक्सोनरेशन। ये डिसएग्री भी कर सकते हैं, इनके लिए बाइंडिंग नहीं है। डिसएग्री विथ आईओ रिपोर्ट्स, इनको मन है कि हम नहीं एग्री करें तो ये आईओ के रिपोर्ट से क्या कर सकते हैं? डिसएग्री कर सकते हैं। इसका मतलब ये आईओ रिपोर्ट इन पे बाइंडिंग नहीं होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पे। डिसएग्री भी कर सकते हैं। इनको मन है रीसबमिट, दोबारा रीसबमिट कर दें फॉर फर्दर इंक्वायरी की, और दोबारा होना चाहिए, ये भी ये कर सकते हैं। अगर डिसएग्री करेंगे ना जहां भी, तो उनको क्या करना होता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को हमेशा रीजन रिकॉर्ड करना होता है। क्या करना पड़ेगा? रीजन टू बी रिकॉर्डेड। ऐसे नहीं है कि आप उनसे डिसएग्री कर दे, उन्होंने भी पूरा जांच पड़ताल किया है ना, तो इसके लिए रीजन टू बी रिकॉर्डेड होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उनको जरूरी नहीं है कि वो उसको माने ही माने, लेकिन एक बात हमेशा, अगर मान लीजिए जो चार्ज ऑफिसर है, सीओ है, सीओ का डेथ हो जाए, अगर डेथ के केस में याद रखिएगा, हमेशा एक्सेप्शनल केस आ गया, प्रोसीडिंग विल बी क्लोज। कभी भी डेथ का केस आ जाए, पूरा प्रोसीडिंग क्लोज हो जाएगा। चलिए, ये बातें तो आपने समझ ली कि मेजर पेनाल्टी कैसे, माइनर पेनाल्टी कैसे, कहाँ पे यूपीएससी कंसल्ट करने हैं, ये सब चीजें जब आपने समझ ली, तो आइए जरा समझते हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि जो मिसकंडक्ट हुआ है उसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, कई आदमी इन्वॉल्व हैं। उसके लिए रूल 18 में बात किया गया कॉमन प्रोसीडिंग। कॉमन प्रोसीडिंग कहाँ करेंगे? जहां पे कह सकते हैं ना, किसी केस में 2 और मोर गवर्नमेंट सर्वेंट क्या हो? इन्वॉल्व हो। मैं कह सकता हूं 2 और मोर, 2 से ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट आर इन्वॉल्व्ड हो, या कह सकते हैं कंसर्न्ड हो, उससे जुड़ा हुआ हो, ठीक है। इन एनी केस, किसी केस में, मान लीजिए ब्राइबरी का केस हुआ, एक रैकेट बना हुआ था जो ब्राइब ले रहे थे। अब ऐसे केसेस में क्या है, एक आदमी नहीं कई आदमी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे केसेस में कहते हैं, एक तो पावर है किसको? प्रेसिडेंट को कहते हैं। देन प्रेसिडेंट को तो हर पावर है। देन प्रेसिडेंट, अगर मान लीजिए सबसे सुपीरियर प्रेसिडेंट ही हैं,
उसमें से अलग अलग डिफरेंट है, कोई एलडीसी है, कोई यूडीसी है, कोई एएसओ, कोई एसओ है, कोई अंडर सेक्रेटरी है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी, इस तरह के ऑफिसर मान लीजिए सपोज करिए है इन्वॉल्व है। तो प्रेसिडेंट, ऑब्वियस प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है। प्रेसिडेंट कहता है जहां मान लीजिए प्रेसिडेंट की जरूरत ना पड़े, या कहते हैं कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, हम ऐसे लिखेंगे कि कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जो उन सब में कॉम्पिटेंट हो। कौन से कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी? कहते हैं वो ऑथोरिटी हु इज, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी किसको मानेंगे? हु इज competent, who is competent to impose। अब सबसे बड़ी वाली पेनाल्टी कौन सी है याद करिए, impose dismissal, यही था ना, impose the penalty of dismissal, जो सबको डिसमिस कर सकते हैं। ऐसे वाले जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी हैं ऑन ऑल ऑफ देम, सब ऑल ऑफ देम, मतलब उन सब के डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी अगर अलग अलग हैं तो हाईएस्ट ऑफ देम, जो सबसे हाईएस्ट हैं, मान लीजिए सब लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं वो सब लेवल 3 के ऑफिसर हैं, पे स्केल लेवल 3 के, लेवल 3 के हैं, कोई लेवल 4 का है, तो लेवल 4 वाले का जो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी है सबसे हाईएस्ट वही होगा जो उसको डिसमिस कर सकता है, लेवल 3 वाले को तो डिसमिस कर ही सकता है। तो इसीलिए जो सबको डिसमिस करने का पावर रखता है उस कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ऑल ऑफ देम को, उस कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी या प्रेसिडेंट तो है ही, अगर एक का भी किसी का डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी प्रेसिडेंट हो गए तो फिर प्रेसिडेंट का ही अप्रूवल लेना है। क्या करेंगे? मे ऑर्डर कॉमन प्रोसीडिंग, में अगर उनको लगता है तो कॉमन प्रोसीडिंग ऑर्डर कर देंगे, कॉमन प्रोसीडिंग। ध्यान रखिएगा ऐसे कॉमन प्रोसीडिंग में जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर कॉमन प्रोसीडिंग में जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर क्या क्या स्पेसिफाई करेगा? ऑर्डर जो है क्लियरली बताएगा, स्पेसिफाई 3 चीजें। एक तो कि भाई सबसे बड़ी चीज है ऑर्डर स्पेसिफाइड 3 चीजें करेगा। ये 3 चीजें क्या है बताएगा। हु विल फंक्शन एज दिस डीए, कौन है जो डिसीजन लेंगे, कई सारे थे तो सबसे सुपीरियर वाले। हु विल फंक्शन एज डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी, उनका नाम लिखा रहेगा कि भाई ये आदमी डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी होंगे। कॉम्पिटेंस ऑफ डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी, कॉम्पिटेंस ऑफ डीए, इसका मतलब है कि ये कौन सा पेनाल्टी लगा सकते हैं, एम्पावर टू इम्पोज विच पेनाल्टी, इनका बता दिया जाएगा कि ये पेनाल्टी लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते हैं। एम्पावर टू इम्पोज विच पेनाल्टी, पेनाल्टी नंबर के साथ लिखा रहेगा, रोमन 1 2 3 4 जो आपने पढ़ा था वो सब उसमें लिखा हुआ रहेगा। थर्ड, कौन सा रूल फॉलो करना है, वेदर रूल 14 या कहिए और रूल 16, ये भी इसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें ये केस बन जाता है, ऐसा कई बार ऐसा निकल के आया है कि मान लीजिए 2-3 डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैं एनओटी नोट करके लिखता हूं। एक डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व नहीं है, 2-3 डिपार्टमेंट के हैं, तो जो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी हैं, कह सकते हैं जो सबको डिसमिस कर सकते हैं, क्या करने वाले, कॉम्पिटेंट टू डिसमिस, competent to dismiss गवर्नमेंट सर्वेंट, या जो भी चार्ज ऑफिसर उसमें हैं, सीओज, गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, वो क्या हैं, डिफरेंट फॉर, सबके लिए क्या है, और ये जो है कंप्लेंट ऑथोरिटी टू डिसमिस गवर्नमेंट सर्वेंट, ये हैं
डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। जैसे दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल थे, तो उनके कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी डिसमिसल के लिए डिफरेंट है। तो जो हाईएस्ट होगा, मैंने कहा हाईएस्ट वाला, जो मैं पहले भी आपको बताया हूं, हाईएस्ट डीए जो होगा वही क्या करेगा, विल इशू ऑर्डर। जो भी होगा ऑर्डर वही इशू करेगा, विल इशू ऑर्डर, चाहे पेनाल्टी का होगा या जो जो कुछ भी होगा, इन कंसल्टेशन विथ ईच अदर, दूसरे को भी पूछेगा, इन कंसल्टेशन विथ, कह सकते हैं अदर्स, अदर्स डीए, जो अदर्स डीए थे दूसरे डिपार्टमेंट वाले, उनके साथ भी कंसल्टेशन करके, पूछ करके तभी कोई ऑर्डर पास करेगा। चलिए, अब आप लोग क्लियर हो गए कि अगर मान लीजिए 2-3 डिपार्टमेंट वाले इन्वॉल्व हैं तो कैसे करने हैं। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, दो गवर्नमेंट सर्वेंट आपस में लड़ जाएं और बोले कॉमन प्रोसीडिंग कर दो, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जीआईडी आई। क्या आई कि ऐसे होता था, जब ऐसा कंडीशन है व्हेन टू गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, एक्यूजेज ईच अदर, पैसा ले लिए या बैठने के लिए लड़ाई हो गया, ऐसे भी पड़ोसी पड़ोसी में कभी खुन्नस हो जाता है, या काम को लेकर के काम नहीं कर रहे थे, उनका काम दूसरे को करना पड़ रहा था। तो अगर ऐसा एक्यूजेज ईच अदर करते हैं तो ये कॉमन प्रोसीडिंग नहीं हो सकता। ऐसे में कई बार ऐसे सवाल आए, नो कॉमन प्रोसीडिंग, सरकार इन दोनों के फैसले के लिए नहीं बैठी हुई है, सरकार ने कहा ये सब हम नहीं करते हैं, इसमें कॉमन प्रोसीडिंग नहीं है, एक दूसरे पे आप आरोप लगाएं उससे कोई फर्क नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप दोनों ऐसे कर रहे हैं तो करिए। चलिए, अब जो हम चल रहे हैं कि आपका पूरा प्रोसीडिंग प्रोसीजर समझ गए, अब हम आते हैं, जरा देखते हैं कि भाई क्या पेनाल्टी लग गई, पेनाल्टी ऑर्डर पास हो गया, आपने देखा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने पास कर दिया, उसको भगवान भी मदद नहीं कर रहे थे, खुद ही डिसाइड करके, गलत भी तो कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए लेकिन कर सकते हैं। तो एक प्रोविजन आया अपील का, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई रूल कवर हो जाते हैं। अपील का प्रोविजन है जो आप लोग पार्ट 7 में हमने कहा था पढ़ेंगे, और इसमें आपके जो रूल नंबर हैं 22 to 28 कवर हो जाता है। देखिए, मैं रूल नंबर के साथ ही आपको बताऊंगा, कवर हो जाएंगे। सबसे पहला जो चीज निकल के आ रहा है वो देखिए कि कहां पे आप अपील नहीं कर सकते। ये आपका रूल नंबर 22 होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। मैं कह रहा हूं ऑर्डर अगेंस्ट विच, जिसके अगेंस्ट क्या है, नो अपील लाइज, जहां पे आप अपील कर ही नहीं सकते, नो अपील लाइज, जहां अपील हो ही नहीं सकता। अब ये कौन सा, एक तो बड़ी समस्या आ गई कि भाई इसमें तो अपील हम कर ही नहीं सकते। देखिए कौन कौन है, मैं ABCD करके लिखता हूं। जब मान लीजिए ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कहां अपील करने जाएंगे, UN में तो जाने का छूट है नहीं, तो प्रेसिडेंट तो सबसे ऊपर है, तो उनके ऑर्डर के अगेंस्ट आप कर ही नहीं सकते। दूसरा, कोई भी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, ठीक है, पास्ड बाय IO, जो इंक्वायरी ऑफिसर थे, ड्यूरिंग इंक्वायरी, ऐसा क्यों किया गया पता है आपको? अगर नहीं तो इंक्वायरी होने ही नहीं देगा, इंक्वायरी में एक ऑर्डर पास करेंगे उसके अगेंस्ट अपील कर देगा, तो कहा कि नहीं नहीं, इंक्वायरी में कई तरह के ऑर्डर पास करते रहते हैं, जैसे आपने देखा था एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो चार्ज ऑफिसर, लेकिन IO मना कर सकता है कि नहीं है, रीजन रिकॉर्ड करके, तो ऐसे जगहों पे अपील करने का छूट नहीं है, नहीं तो मानेगा ही नहीं। दूसरा, कोई अगर
ऑर्डर जो है वो कह सकते हैं इंटरलिक्विटरी नेचर का है। इंटरलिक्विटरी नेचर का मतलब क्या है? स्टेप इन ऐड के रूप में, किसी चीज को कोई चीज कंप्लीट करने के लिए स्टेप इन ऐड के रूप में है, ताकि फाइनल डिसीजन तक पहुंचा जा सके। या फाइनल ओरिएंटेड किसके लिए है? टू क्या करना चाहते हैं कि फाइनल टू अचीव फाइनल डिसीजन ऑफ प्रोसीडिंग, अचीव फाइनल कह सकते हैं डिस्पोजल ही लिखिए, पूरे डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग। इस तरह का कुछ अगर आप ऑर्डर करते हैं, ये ऑर्डर अपील नहीं हुआ। तो 3 तरह के ऑर्डर मैंने कहा है। अगर इंटरलिक्विटरी स्टेप इन ऐड, या इसको इंटरलिक्विटरी को प्रोविजनल भी कह सकते हैं, जो प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है, उसके लिए, और आप फाइनल ऑर्डर अचीव करने के क्रम में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इस तरह का ऑर्डर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट अपील लायज नहीं हो। चलिए, 3 जगहों पे क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा कहां कहां अपील लायज नहीं होता है। चुनने दे देगा, बोलेगा आप बताइए। जरा देखिए रूल नंबर 23। रूल नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको चीजें समझनी है। ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाइज, अगेंस्ट विच अपील लाइज, जहां पे क्या हो सकता है? अपील हो सकता है। देखिए इसमें से देखते हैं कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हो सकते हैं। 1 नंबर देखते हैं, जहां अपील किया जा सकता है। देखिए, एक तो आपको मैंने जब पढ़ा रहे थे सस्पेंशन, वहां भी कहा था सस्पेंशन के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। डीम्ड सस्पेंशन आपने ये भी पढ़ा है, डीम्ड सस्पेंशन, इसके अगेंस्ट भी आप अपील कर सकते हैं, जहां अपील हो सकता है। मान लीजिए कोई भी पेनाल्टी इंपोज होता है आपके ऊपर, आप अपील कर सकते हैं। कोई भी मान लीजिए आपका ऑर्डर ऐसा है जो कि ऑर्डर इस तरह का ऑर्डर है जो डिसएडवांटेजस है। डिसएडवांटेजस का मतलब है कि आपके लिए हानिकारक है, इन द सेंस ऑफ क्या करता है कि चाहे वो इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल ही क्यों ना हो, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल की वजह से भी हो, या आपके डिसएडवांटेजस टू पे हो, पे कम कर दिया गया, आपके अलाउंसेस हो, इन सब चीजों में कहीं भी ऐसा है आप अपील कर सकते हैं। कुछ भी, मान लीजिए सब्सिस्टेंस अलाउंस आपको मिलता था, सब्सिस्टेंस अलाउंस आपको याद है ड्यूरिंग सस्पेंशन, उसकी भी डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। जो डिटर्मिनेशन हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, आपको लगा नहीं सही अमाउंट नहीं दिया गया, मुझे कम दिया गया, आप कर सकते हैं ऐसा कुछ भी। डिसएडवांटेजस, जैसे कल आपने कहा था ब्रेक इन सर्विस, डाइज नोन, आप इनके खिलाफ अपील कर सकते हैं कि मेरा आपके लिए डिसएडवांटेजस है, तो अपील कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज, या डाइज नोन, ऐसा नहीं है कि आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबको मान लीजिए एक आप लोग अब तो नहीं देखे होंगे, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट हो जाता है। ये पेनाल्टी नहीं था, ड्यू टू इफिशियंसी बार मैंने कहा था, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट ड्यू टू किसकी वजह से? इफिशियंसी बार। एक इफिशियंसी का कंडीशन लगाया हुआ है कि भाई इफिशियंसी का ये कंडीशन रहेगा। ये पेनाल्टी नहीं थी, लेकिन इसके अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ये पेनाल्टी थी, मैंने बताया था कि ये पेनाल्टी नहीं है, क्योंकि इफिशियंसी बार लिखा हुआ है कि अपार में वेरी गुड हो तभी ये इंक्रीमेंट मिलेगा, नहीं होगा अगर
तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखने हैं आपको कि अपील कर सकते हैं, पेनाल्टी नहीं भी है तो भी। कहने का मतलब जो भी डिसएडवांटेजेस है आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, मैं यहीं पे चाहता हूं थोड़ा जगह खाली कर लें। आप विड्रॉ एक बार अपील कर देंगे ना, अगर जैसे आपने अपील कर दिया तो मान लीजिए अपील का जो विड्रॉवल होगा, अगर आप चाहेंगे भी विड्रॉवल ऑफ अपील तो ये आपकी मर्जी नहीं होगी, ये क्या होगा, डिस्क्रिशन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी होगा। आप कर तो सकते हैं डिस्क्रिशन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं वो ए। ठीक है, इसको अपीलेट अथॉरिटी आप पढ़ेंगे। अपीलेट अथॉरिटी जो है ये इनका डिस्क्रिशन है, प्लस अपील में एक और चीज हो सकता है, जो भी है ये अपीलेट अथॉरिटी जो हैं ये क्या क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं पेनाल्टी को, मॉडिफाई कर सकते हैं पेनाल्टी को। मॉडिफिकेशन में क्या होगा, इनहांस कर दिए, बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको लगेगा अपीलेट अथॉरिटी को फ्रेश इंक्वायरी के लिए भी बोल सकते हैं, कोई इनको रोकने के लिए नहीं है, फ्रेश इंक्वायरी करा सकते हैं। मान लीजिए इन्वोक भी कर सकते हैं आपको कि भाई पेनाल्टी जो लगा है हटाओ, सॉरी रिवोक, कोई पेनाल्टी है तो बढ़ा दें, रिवोक भी कर सकते हैं, पेनाल्टी ऑर्डर को हटा सकते हैं, इनको जो भी लगेगा। ठीक है, इनकी मर्जी है, ये चाहेंगे तो पेनाल्टी ऑर्डर को रिवोक करना है सेट असाइड कर देंगे, मैं सेट असाइड भी लिख देता हूं, सेट असाइड क्लैरिटी के लिए पेनाल्टी ऑर्डर। ठीक है, इनकी ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको लगेगा तो एमेंड कर देंगे उसमें कि नहीं नहीं इतना बड़ा पेनाल्टी नहीं लगेगा। तो हर पावर इनमें निहित है, इनके लिए कोई रोक नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नहीं इनको लगेगा कि नहीं सेम चीजें सही है तो कंफर्म भी कर देंगे कि हाँ भाई जो पेनाल्टी लगा है वो सही है, कंफर्म पेनाल्टी ऑर्डर, कि नहीं नहीं ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। कहने का सेंस हमारा ये है कि ये काफी कॉम्पिटेंट हैं बहुत कुछ करने के लिए आपके अगेंस्ट, ये चाहे तो पूरे कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अपील जो किया जाता है, अपीलेट अथॉरिटी नॉर्मल कौन होते हैं, चलिए जरा देखें, आगे के रूल में सारी बातें की गई है तो हम सारी बातों को करते हैं। अपीलेट, हम लोग अपील पढ़ रहे थे, आपको पता है अपील में आपने रूल नंबर 22 और 23 आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 24 की तरफ बढ़े हैं। 24 जो बात करता है, कहता है अपीलेट अथॉरिटी कौन हो। मैं रूल नंबर के साथ ही बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, अपीलेट अथॉरिटी आखिर कौन हो। देखिए अपीलेट अथॉरिटी में नॉर्मली क्या होते हैं कि एक तो ध्यान रखना है शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, आपने पढ़ा था शेड्यूल है, 5 शेड्यूल है आपके पास, मैंने जब रूल बताना शुरू किया था तो शेड्यूल में क्या होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, शेड्यूल में है या हो सकता है बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, अलग से भी कुछ हुआ हो तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट से भी आपको बताया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से। दूसरा क्या होता है, जनरली, ठीक है, आप कुछ जनरल हम बातें कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल आप देखेंगे ए एंड बी पोस्ट के लिए, सी एंड डी, डी खत्म ही है लेकिन सी एंड डी के लिए, ए एंड बी के लिए देखेंगे तो नॉर्मली अगर
ऑर्डर किया गया है अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो लेवल ऑफिसर द्वारा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे। फर्स्ट केसेस में कौन होंगे? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कौन सा, लेकिन कब? इसके लिए कंडीशन है कि इफ जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी थे, ठीक है, वाज सबऑर्डिनेट टू, इनसे नीचे थे अपॉइंटिंग अथॉरिटी से पोस्ट पे नीचे थे, तब तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देंगे। सेकेंड नंबर बातें आती है कि अगर नहीं है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपील करना है तो प्रेसिडेंट के पास करिए। कब? जब उन्होंने खुद ऑर्डर नहीं पास किया है। इफ डीए क्या है? इज सबऑर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंट। डीए प्रेसिडेंट से नीचे वाला है, सबऑर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंट। इसके अलावा ग्रुप ए और बी में कोई हो नहीं सकते। सी एंड डी के केसेस में क्या होता है? छोटे छोटे लेवल पे ऑफिसर रहते हैं, तो कहते हैं उस अथॉरिटी को करिए, रूल में अथॉरिटी टू विच, देखिए लिखने का तरीका है, डीए इज सबऑर्डिनेट, जिसका डीए सबऑर्डिनेट है, मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो हायर है, मतलब हायर ऑफिसर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डीए के जो हायर ऑफिसर हैं उनके पास आप क्या करिए? अपील करिए। अपील एक एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसमें एक्सेप्शंस क्या है उसको जरा देख लीजिए। रूल 24 का एक्सेप्शंस जानना जरूरी होता है, तभी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेप्शंस में अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अपील करेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट किसको अपील करेगा? अपील डायरेक्टली टू प्रेसिडेंट। ये कौन सा कंडीशन है? डायरेक्टली टू प्रेसिडेंट। ये कंडीशन वो है जहां पे पेनाल्टी जो लगाई जा रही है वो किस पर लगाई जा रही है? तो पेनाल्टी लगाने का काम, इम्पोजिशन जो हो रहा है वो लग रहा है एक जो ऑफिस बियरर हैं यूनियन एसोसिएशन के, उनके ऊपर। ऑफिस बियरर ऑफ यूनियन या एसोसिएशन, वो सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हैं फॉर इट्स यूनियन एक्टिविटी। अगर उन्होंने कुछ, उनका एक पर्सनल एक्टिविटी होता है, यूनियन के कोई सदस्य हैं, सीएसएस फोरम के कोई सदस्य हैं, या मान लीजिए जीसीएम के कोई सदस्य हैं, वो ऑफिस के भी मेंबर हैं, ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, काम भी कर रहे हैं, तो काम करने के क्रम में गलती हुई उसके लिए तो कोई बात नहीं जो हुआ। लेकिन अगर उनका यूनियन एक्टिविटी की वजह से कोई उनके खिलाफ आपने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू की है, तो आपको क्या करना है? उसके केसेस में वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अपील कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट खुद उसके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है तो। आइए अपील के बारे में, और अपीलेट अथॉरिटी कुछ भी कर सकते हैं। अपील के बारे में आपने जाना कि अपीलेट अथॉरिटी कौन होंगे। अब जरा देखते हैं अपील के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात। अपील में आपने 22, 23, 24 रूल नंबर आपने पढ़ लिए, 22, 23, 24। अब जरा देखें आपके रूल नंबर 25 में कहा गया है टाइम पीरियड फॉर मेकिंग अपील। कितने दिनों में आप अपील करेंगे? टाइम पीरियड फॉर मेकिंग अपील, प्रिफरिंग अपील। आप अपील करना चाहते हैं, आखिर कितने दिनों में कर सकते हैं? देखिए इसके लिए कहा गया विदिन 45 डेज। लेकिन कहां से? कहते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑर्डर।
कोई भी ऑर्डर, चाहे सस्पेंशन का हो या कुछ भी हो, डिलीवरी ऑफ ऑर्डर। देखिए हम हर चीज रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर नहीं कहेंगे। बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, उसमें डिलीवरी का प्रूफ होता है। तो डिलीवर हो गया मीन्स उस दिन के भीतर, 45 दिनों के भीतर, 45 डेज के भीतर आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। चलिए अब कहा अपील करेंगे, तो रूल नंबर 26 में कैसे सबमिट करेंगे, मतलब फॉरवर्डिंग ऑफ अपील, कैसे आपको, ये फॉरवर्डिंग कहिए या सबमिशन कहिए, कैसे आपको सबमिट करना है, सबमिशन ऑफ अपील, ये भी रूल बना हुआ है। कहा जब भी आप अपील सबमिट करेंगे तो कहा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर बातें कि अपील का जो टेक्स्ट हो, जो आपने अपील बनाया है, वो क्या हो, अपील के लिए आपका सेल्फ कंटेंट हो, मतलब हर चीज उसमें दिया हुआ हो, सब बात आप लिख दीजिए। ठीक है, मतलब क्या हो, इसमें स्टेटमेंट हो, जो आप कहना चाहते हैं, आर्गुमेंट हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, सब लगा दीजिए। ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड हो। सेकेंड थिंग कहता है जब भी आप अपील करेंगे, बाय हिज ओन नेम, आप अपने नाम से करेंगे, नाम छुपा करके सुडोनिमसली नहीं करेंगे। दूसरा, नो ज्वाइंट अपील, कहा आप ज्वाइंट अपील नहीं करेंगे, सब अपना अपना करेंगे, सबका दुख अपना, पेनाल्टी अपना, तो अपील भी अपनी रहेगी, खुद का ही। कहा थर्ड नंबर बातें, कहा अपील जो आप भेज रहे हैं वो किसको भेजेंगे, अपील भेजेंगे नॉर्मली अपीलेट अथॉरिटी को, डायरेक्टली टू अपीलेट अथॉरिटी मतलब एए, लेकिन इसका जो कॉपी टू है, ये कॉपी टू आपको करना है, चार्ज ऑफिसर को करना है, किसको, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। आप डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भी कॉपी टू देंगे तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगा, जब इसको कॉपी टू मिलेगा तो ये अपना पक्ष रखते हुए हमने क्यों ऐसा पेनाल्टी लगाई है, डीए फर्निश करेगा, प्रोवाइड करेगा, फर्निश पैरावाइज कमेंट, पैरावाइज कमेंट टू किसको, अपीलेट अथॉरिटी को। ये डीए का जिम्मेदारी है, ये प्रोवाइड करेंगे किसको, अपीलेट अथॉरिटी को। और कितने दिनों में, ये नहीं कि मान जितने दिनों में, इनको भी कहा बहुत समय नहीं लगाने हैं, किसी की पेनाल्टी की बात है, विद इन 45 डेज फ्रॉम रिसिप्ट। जब इनके पास मिल गया ये कॉपी तो 45 दिनों के भीतर क्या करने हैं, अपीलेट अथॉरिटी को अपना पैरावाइज कमेंट, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रोवाइड कर देंगे, भेज देंगे, फिर अपीलेट अथॉरिटी डिसीजन ले लेगा। अपीलेट अथॉरिटी जो डिसीजन लेगा, आइए जरा देखिए आपका रूल नंबर, मैं इधर चल लेता हूं, रूल नंबर 27, ये जस्ट एक रिपीटेशन है इसलिए मैंने यही बता दिया, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब चलिए नहीं तो अलग ही ले लेते हैं, जगह भर जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी, अब जब आपने अपील कर दिया है, ठीक है, अपील में आपने रूल 27 देख रहे थे कि जब अपील हो गया है तो कंसीडरेशन ऑफ अपील शुरू हो जाता है, कोई टाइमलाइन नहीं है। ठीक है, कंसीडरेशन ऑफ अपील, इसमें अपीलेट अथॉरिटी जो हैं क्या हैं, ए एम्पावर्ड हैं, चाहें तो जो करना चाहें, एम्पावर्ड क्या करने के लिए, तो आप कह सकते हैं ये चाहें तो ये भी इन्हांस कर सकते हैं पेनाल्टी, इन्हांस कर सकते हैं पेनाल्टी। ठीक है,
रिवोक कर सकते हैं पेनाल्टी, सेट असाइड कर सकते हैं पेनाल्टी ऑर्डर, इन जो मैंने रिपीट किया था, सेट असाइड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इनको लगा फ्रेश इंक्वायरी के लिए बोल सकते हैं, इनको लगा नहीं फ्रेश इंक्वायरी कर लो, ठीक है, इनको लगा तो अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी लगेगा ये कर सकते हैं। इनका अपना ऑर्डर पास करेंगे, इनका ऑर्डर भी स्पीकिंग ऑर्डर होगा, मतलब हर चीज स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है पता है आपको, इसमें ना विथ रीजन रहता है, हर चीज क्या हुआ है शुरू से अंत तक की कहानी विथ रीजन रहेगा, इसलिए स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं, बोलता हुआ जो भी है। इनको लगेगा कि नहीं भाई ठीक है पेनाल्टी ऑर्डर हुआ है तो कन्फर्म भी कर सकते हैं पेनाल्टी, ठीक है। ये आपने देखा कि कंसीडरेशन अपील का हो जाएगा। एक बात इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मान लीजिए ये इनहांस कर रहे हैं पेनाल्टी को, क्या कर रहे हैं, इनहांस करने जा रहे हैं पेनाल्टी को, तो इनका जो इनहांसमेंट रहेगा, मेजर पेनाल्टी अगर लगाने की तरफ चले गए, मेजर पेनाल्टी कैन बी इम्पोज्ड, अगर मान लीजिए पहले डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने माइनर पेनाल्टी लगाया था, इन्होंने कर दिया उसको मेजर, ओनली आफ्टर हैविंग क्या होना चाहिए, इंक्वायरी, पूरी तरह से कौन से रूल में, अंडर रूल 14, अगर नहीं हुआ है तो ये ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश इंक्वायरी के लिए जो हम लोग बोलते थे एक शब्द, कल मैंने आपको बताया था कि फ्रेश इंक्वायरी के लिए क्या बोलते हैं शब्द आपका, डी नोवो इंक्वायरी, डी नोवो इंक्वायरी, याद रखिएगा परीक्षा में एक बार पूछ दिया था, अब डी नोवो में सब लोग फंस गए कि भाई ये डी नोवो क्या है, आपको ध्यान रखना है फ्रेश इंक्वायरी है, इसमें क्या होता है जो ओल्ड चार्जशीट है, इवन ओल्ड जितने, और जैसे मान लीजिए पुराना चार्जशीट है, अब इन्होंने कह दिया कि भाई सब कुछ फ्रेश, मतलब ये क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन, अगर इनको लगा नहीं क्वेश्चन नहीं करेंगे तो लिखेंगे ऑर्डर में कि ओल्ड चार्जशीट ही रहेगा, देयर आफ्टर अनटिल और अनलेस स्पेसिफाइड, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज मैं कह रहा हूं अनलेस स्पेसिफाइड होना चाहिए भाई इन ऑर्डर कि भाई नहीं यही चार्जशीट रहेगा, वरना ये चाहे तो फिर सब कुछ शुरू से करवा देंगे, ठीक है। ये था आपका, कभी डिनोवो इंक्वायरी के नाम से आए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखने हैं, डिनोवो इंक्वायरी, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रूफ बियॉन्ड डाउट रिक्वायर्ड नहीं है, ये सब कभी कभी पूछे जाते हैं, और छोटा आसान क्वेश्चन होता है, इसमें गलत होने की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए, गलती करिए भी तो बड़े क्वेश्चन में जो लगे कि हाँ भाई एकदम डिफिकल्ट है, उसकी गलती तो लगेगा कि चलो ये गलत हो सकता है, इन छोटे छोटे क्वेश्चन में कभी गलत नहीं करिए, और याद रखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन में आप गलत नहीं करेंगे तो आपको काफी अच्छा मार्क्स दो पेपर में आएंगे, दो पेपर का मार्क्स सिलेक्शन का बहुत बड़ा कारण बनता है, आउट ऑफ 300, जैसे 300 मार्क्स है, 300 में आपका टारगेट 240 250 होना चाहिए, और ये इजीली अचीव हो सकता है अगर थोड़ा करंट अफेयर्स भी तैयार कर लें, इतने मार्क्स आपको अगर इधर आ गए तो आप आगे बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम अपील से आगे बढ़ते हैं, अपील में आपने देख लिया सारा कुछ, अब अपील के बाद एक रिवीजन का कंसेप्ट आता है, रिवीजन क्या है, रोल नंबर आपका 29 बात करता है, एक होता है रिवीजन, एक होता है रिव्यू। देखिए आप लोगों ने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी होगी, वहां भी रिवीजन करने की व्यवस्था है, रिव्यू करने की व्यवस्था है, कोर्ट में भी आप देखेंगे अपना ऑर्डर में कई बार इरर हो जाता है, या मान लीजिए अपलेट अथॉरिटी ने भी ऑर्डर कर दिया, देयर आफ्टर भी कई अथॉरिटी को पावर दिए गए हैं जो रिवीजन करें, रिवीजन करने के लिए क्या जरूरी है, आप खुद पढ़ते हैं सुओ मोटो भी कर सकते हैं, या कोई रिक्वेस्ट आया तो आप रिवीजन करते हैं,
जैसे कि डिसिप्लिनरी केसेस में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट रिप्रेजेंट करे तो रिवीजन करते हैं। ये रिवीजन आखिर है क्या? रिवीजन कब हो सकता है? रिवीजन के लिए दो कंडीशन है। पहले मैं इसमें लिखता हूं ओनली व्हेन, जब क्या हो, पहले तो पहला स्टेप तो अपील था ना, तो ये हो कि अपील अगर है कोई भी, ठीक है, कह सकते हैं इफ एनी, अगर कोई था तो क्या होना चाहिए? शुड बी डिस्पोज्ड बाय, अपील इफ एनी शुड बी डिस्पोज्ड बाय अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी क्या कर रखे हो? इसे डिस्पोज कर रखे हैं, तभी आप अपील कर सकते, रिवीजन हो सकता है। मान लीजिए कई लोग अपील किए ही नहीं, गुस्से से छोड़ दिए, तो कहते हैं कि अगर इफ नो अपील लाइज, अगर अपील आपने किया ही नहीं, या नो अपील हैज बीन प्रिफर्ड, जहां अपील किया ही नहीं गया, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आफ्टर, अगर 45 दिन वेट कर लीजिए, एक्सपायरी ऑफ, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कौन सा पीरियड है? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन रूल में बोलते हैं, तो उसका मतलब है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया? यही 45 डेज। 45 डेज का जो समय है फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑर्डर, वहां से आप क्या करिए कि देख लीजिए 45 डेज हो गए, तब रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए कौन कौन से अथॉरिटी एम्पावर्ड हैं? कौन करेंगे रिवीजन? एम्पावर्ड, अच्छा चलिए पहले एम्पावर्ड अथॉरिटी को जानने से पहले देखते हैं कि रिवीजन हो कैसे सकता है। रिवीजन होने के लिए कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी होंगे वो कह सकते हैं कैन एक्ट एनी टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैं एनी टाइम लिख रहा हूं। चाहेंगे तो सुओ मोटो भी कर सकते हैं कि भाई हमारे नीचे वाले क्या चेक कर, क्या डिसिप्लिनरी केसेस में कर रहे हैं, या ऑन हिज ओन, सुओ मोटो मतलब अपने मन से, या ऑन रिवीजन पेटिशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट या चार्ज ऑफिसर, जिनके ऊपर चार्ज लगा है, ये रिक्वेस्ट देते हैं, उस पे भी ये रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, रिवीजन देखिए एक नया स्टेप्स आ गया, नहीं आ गया, नया स्टेप्स आ गया, जिसमें कि मतलब किसी का अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो रखा है तो ये हायर ऑफिसर देखेंगे। अब जब मैं कह रहा हूं ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कह सकते हैं पावर ऑफ रिवीजन किस में है, तो जरा देखिए पावर ऑफ रिवीजन किस में वेस्टेज होता है, कौन कर सकता है? इसके लिए ऑलरेडी रूल बना हुआ है। पावर ऑफ रिवीजन कौन है जो ऊपर से चेक करेगा? वेस्टेड विद किस में है? देखिए सबसे पहला तो प्रेसिडेंट, इनके ऊपर तो हर पावर है, प्रेसिडेंट तो हर जगह टिक करिए, सब कुछ इनके पास पावर है। प्रेसिडेंट के अलावे जरा देखते हैं और कौन है। CNAG आर्टिकल में, आर्टिकल 148 में आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे भी तो देखे होंगे आर्टिकल, चलिए यहाँ पे नहीं लिखते, हम रूल में ही बात करेंगे। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो ऑफिसर होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनके लिए CNAG ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो CNAG को पावर है, रिवीजन का पावर है, याद रखिएगा। CNAG जिस पोस्ट के लिए ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस या ये सब सर्विस, जिन पोस्टों के लिए स्पेसिफाई किया गया है। थर्ड देखिए मेंबर,
जो पर्सनल के मेंबर हैं, कहाँ के? पोस्टल सर्विस बोर्ड, ये पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए देखते हैं, पोस्टल सर्विस बोर्ड, ये रिवीजन कर सकते हैं सिर्फ पोस्ट ऑफिस वालों के लिए। एक बात याद रखिएगा, आपके डिपार्टमेंट में एक सिविल होते हैं, एक डिफेंस होते हैं, अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए भी देखेंगे तो सिविल होते हैं, डिफेंस होते हैं। पोस्ट एंड टेली कम्युनिकेशन का अलग है, अकाउंटिंग सिस्टम भी थोड़ा सा डिपार्टमेंट अलग है, इसीलिए यहाँ पे जो मेंबर पर्सनल है पोस्टल सर्विस बोर्ड वाले को एम्पावर्ड किया गया है। रिवीजन के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, उनके ना फील्ड ऑफिसेस काम होते हैं। टेली कम्युनिकेशन वाले में भी आप देखेंगे, टेली कम्युनिकेशन वाले में जो एडवाइजर एचआरडी होते हैं, एडवाइजर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास के लिए जो रहते हैं, मानव संसाधन विकास, ये किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। क्यों? इनका देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इनका अकाउंटिंग सिस्टम भी अलग होता है। ऐसा क्यों किया गया? पोस्टल वाले का फील्ड में बहुत ऑफिस होता है, इनके पास तरह तरह के लोग काम कर रहे होते हैं, छटनी सहायक, ये वो। टेली कम्युनिकेशन का संचार का काम है, इनका देखिए, इनका भी इस तरह का बहुत फील्ड ऑफिस होते हैं, फैले होते हैं, नेचर अदर ऑफिस से थोड़ा डिफरेंट है, तो वहां पे पावर दिए गए हैं। फिफ्थ नंबर जो मैं बताने जा रहा हूं, फिफ्थ नंबर जो अथॉरिटी हैं, जो मैं ये बता रहा हूं, ये सेक्रेटारिएट और पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट छोड़ करके है। आपके सेक्रेटारिएट के लिए कौन रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं ऑलवेज। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो ये मैंने कहा है, ये मैंने इसमें लगा देता हूं, किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट एक तो आपके सेक्रेटारिएट यहां के लिए छोड़ के, यहां के लिए प्रेसिडेंट हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिनका आपने देखा मेंबर ऑलरेडी हैं यहाँ पे, मेंबर पर्सनल, और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जिसका आपने यहाँ पे देखा एडवाइजर एचआरडी ऑलरेडी दे दिए गए। इसको छोड़ करके एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। फिफ्थ के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है, अपने ऑर्डर को अपीलेट अथॉरिटी भी रिवाइज कर सकते हैं, जो अपीलेट अथॉरिटी हैं। तो फिफ्थ के बाद मैं आपके सामने 6 लिखने जा रहा हूं, और 6 देखिए मैं यहां लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा कलर बदल लेता हूं ताकि आपको इजी रहे। 6 जो मैं लिखने जा रहा हूं वो है अपीलेट अथॉरिटी, ए। लेकिन इनके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है, विद इन 6 मंथ ही ये कर सकते हैं अपने ऑर्डर को रिवाइज, विद इन 6 मंथ। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ ऑन ऑर्डर, जो इन्होंने अपना ऑर्डर किया था, अपने किए गए ऑर्डर के 6 मंथ के भीतर ही अपीलेट अथॉरिटी कर सकते हैं रिवीजन। 6 मंथ के भीतर ही कौन करेंगे? अपीलेट अथॉरिटी करेंगे अपने ऑन ऑर्डर जो इन्होंने किया था, उस ऑन ऑर्डर के अगर इनको लगा कि कुछ मिस्टेक हो गया है तो ये कर सकते हैं। अपना 6 मंथ के भीतर रिवीजन करना है तो खुद से रिवाइज करके देख लें, कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक करना है, कर लें। 6 के बाद मैं पावर ऑफ रिवीजन एक 7 नंबर लिखता हूं, ये सेफ्टी पर्पसेस हैं। एनी अदर अथॉरिटी, एनी अदर अथॉरिटी, ठीक है, स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को बना भी सकते हैं, बाय प्रेसिडेंट, किसी को अगर ऑर्डर कर दें, आज ही कर दें,
तो हमने रूल में सेफगार्ड रखा गया है, कोई एनी अदर अथॉरिटी जो स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट हैं वो खुद क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। याद रखिएगा रिवीजन में भी वही सारे चीज हो सकते हैं, जैसे कि रिवीजन में भी पेनाल्टी इन्हांस हो सकता है, रिवीजन करने में भी ये क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं पेनाल्टी, मॉडिफाई कर सकते हैं पेनाल्टी, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पेनाल्टी को रिवोक कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं ऑर्डर को, बट इनके लिए भी हाँ याद रखिएगा जहां जहां कंसल्टेशन ऑफ यूपीएससी था तो याद रखिएगा इन कुछ भी करना है तो इन कंसल्टेशन विथ यूपीएससी वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां जहां पहले हो रखा था या जहां प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हुए हैं ये कंसल्टेशन विथ यूपीएससी करेंगे। प्लस इनके ऊपर कंडीशन है कि जो मतलब कंडीशन ये है कि अगर मेजर पेनाल्टी लगाना है, इफ मेजर पेनाल्टी इज टू बी इम्पोज, अगर मेजर पेनाल्टी लगाना है इज टू बी इम्पोज तो क्या होगा, इंक्वायरी विदाउट इंक्वायरी नहीं सकता है, रूल 14 में जो आपने पढ़ा इज मस्ट, ये होना जरूरी है, इसके बिना आप नहीं कर सकते। तो किसी को रिवीजन में आपने देखा रिवीजन सुओ मोटो भी अपील के बाद का एक प्रोसीजर है, रिवीजन जो आप कर सकते हैं खुद पिटीशन डाल के भी, उनकी मर्जी है वो, या सुओ मोटो भी कर सकते हैं। मैंने आपको 6-7 लोगों के नाम बताए कि ये कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट में। कभी क्वेश्चन आए हु इज रिविजनिंग अथॉरिटी, आपको ध्यान में रहना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिविजनिंग अथॉरिटी, चुनने के लिए आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आपने पढ़ा अभी तक अपील, फिर अपील के बाद आपने देखा रिवीजन, इवन अपीलेट अथॉरिटी भी अपना रिवीजन कर लेते हैं। अब जो आ रहे हैं अगला प्रोसीजर वो मैं चल रहा हूं रिव्यू का। देखिए कितने सारे सेफगार्ड्स हैं। ये रिव्यू जो है ना 29A है आपका रूल नंबर 29A, ये करेंगे देखिए ओनली बाय प्रेसिडेंट, ओनली बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अलावे कोई नहीं करेंगे। इनको प्रेसिडेंट कैसे करेंगे, तो अपने ही मन से भी कर सकते हैं, ऑन हिज हर ओन मोशन, अगर इनको लगता है कि भाई खुद ही करें, और अदरवाइज भी हो सकता, अदरवाइज मतलब रिटर्न पिटीशन वगैरह आपने गवर्नमेंट सर्वेंट ने दिया है कुछ भी है तो अदरवाइज भी ये इनके नोटिस में लाया गया है, किसी से भी कर सकते हैं। ये ओनली बाय प्रेसिडेंट, सवाल आए कि प्रेसिडेंट को सपना आएगा कि भाई कब हम रिव्यू कर लें, तो कहते हैं कि नहीं, देखिए जब कुछ ऐसा हो कि आपने पूरा इंक्वायरी कर लिया, सारा चैनल एग्जॉस्ट कर लिया, कुछ एविडेंस छुपे रह गए थे, एज ऑन डेट पता चला पेनाल्टी लग गई, किसी को सर्विस से निकाल दिया गया, रिमूवल डिसमिसल कर दिया गया, एज ऑन डेट पता चलता है कि कोई नया फैक्ट आ जाता है, मैं इसीलिए लिख रहा हूं एनी न्यू फैक्ट्स, क्या आ गया, न्यू फैक्ट्स, या कहिए मटेरियल, कुछ ऐसा चीज निकल के आया है, ठीक है, कम्स टू हिज हर नोटिस, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के नोटिस में आता है,
और ये जो मटेरियल है इसका इम्पैक्ट क्या है, क्रूशियल बियरिंग है। कह सकते हैं विच हैज, हम ऐसे लिखें तो विच हैज इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द नेचर ऑफ पेनाल्टी, चेंजिंग द नेचर ऑफ पेनाल्टी। ये पेनाल्टी का नेचर चेंज कर सकता है, किसी का रिमूवल हो गया है वो एक्सोनरेट हो सकता है, अभी पता चला, या किसी को एक्सोनरेशन दे दिया गया, पता चला रे असली चोर तो ये था, इसको क्या किया जाएगा, इसको ही पेनलाइज करना था, इसी को निकालना था सर्विस से। ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रिव्यू का ऑर्डर कर सकते हैं। और रिव्यू में भी याद रखिएगा, इसमें भी क्या हो सकता है, पेनाल्टी इनहांस हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, सेट असाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, चेक करने पे पता चला कि नहीं ठीक था, ये हमारे मन में शक हो गया था, कोई अंतर नहीं, कंफर्म हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी अमेंडेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस यही एक कंडीशन कि अगर आप कौन सा पेनाल्टी, एक मेजर पेनाल्टी अगर आप लगाने जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, रूल 14 जो है वो मस्ट है, वो फॉलो होना चाहिए, ये आपको करना है। प्रेसिडेंट के लिए भी ये है। तो मैं कहूं कि आपके रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन है, हु इज योर रिव्यूइंग अथॉरिटी, तो आप कहेंगे कि भाई हमारे रिव्यूइंग अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ एक हैं, वो भी कौन है, प्रेसिडेंट हैं, नो ऑफिसर अदर देन प्रेसिडेंट इज रिव्यूइंग अथॉरिटी। तो आप लोग अपील, रिवीजन, रिव्यू तीनों चीज समझ चुके हैं। मैं जस्ट आगे बढ़ता हूं, लास्ट की तरफ बढ़ते हैं सीसीए रूल में। अब कुछ चीजें पढ़ लेते हैं डेपुटेशन वाले ऑफिसर्स के बारे में, और थोड़ा सा विजिलेंस क्लियरेंस वगैरह के बारे में जान लेंगे। कई लोग ना बहुत तरह की चीजें पूछते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या सिर्फ आपके अगेंस्ट कोई चार्जेस लगा दिएगा, मतलब कोई ग्रीवांस एप्लीकेशन आ गया कि हाँ जी ये गलत किए हैं, तो क्या आपको सजा हो जाएगी, आपका विजिलेंस क्लियरेंस रुक जाएगा, आपका प्रमोशन रुक जाएगा? ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आरोप लगाने मात्र से काम नहीं होगा। एक मैं पहले रूल 20 बात करूं। रूल 20 के साथ साथ मैं चाहता हूं कि इसी के साथ साथ रूल 21 भी साथ साथ बात करें। चलिए, प्लस रूल 21 दोनों एक साथ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी देखिए। ये होने के लिए देखिए रूल 20 क्या है, इसका कहता है कि अगर कोई ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, क्या है, आपने यहां से स्टेट में भेजा है डेपुटेशन पे, लैंड टू स्टेट, मतलब कहां गए हैं, सेंटर से स्टेट में गए हैं। इनका मूवमेंट कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट में गए हैं। कैसे जाते हैं, बाय वे ऑफ डेपुटेशन, बाय वे ऑफ एब्जॉर्प्शन, बाय वे ऑफ रीइम्प्लॉयमेंट उनके परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में परमानेंट होते हैं। डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति पे जाते हैं, आपके स्टेट में निकाला अमुक पोस्ट, ये एक्सपीरियंस मांगा, आपने अप्लाई किया, सिलेक्शन हुआ, आप स्टेट में चले जाए। स्टेट से भी कई ऑफिसर सेंटर में आते हैं, आकर के क्या होते हैं, ऑफिसर्स बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे आते रहते हैं। आप देखेंगे, इसका मैं उदाहरण देता हूं, स्टेट से आए हुए जो स्टेट के पुलिस ऑफिसर होते हैं, सीबीआई में, एनआईए में, डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर, एडिशनल एसपी, ऐसे पोस्ट पे डेपुटेशन पे आते रहते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे काम करते रहते हैं। आईबी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में ज्यादा विजिबल है,
सिविलियन में होते भी हैं तो पता नहीं चलता, जब आप ढूंढते हैं तब पता चलता है। इन दोनों ही केसेस में अगर इनका मिसकंडक्ट हो जाए तो मैं दोनों ही केसेस के लिए बात कर रहा हूं। जहां पे आप हैं, जो आपको बोरो किए हैं, वो दोनों ही केसेस में सेम रूल है। बोरोइंग अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकते हैं? बोरोइंग अथॉरिटी हैज पावर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। क्योंकि आप वहां पे गए हैं, अपॉइंट हुए हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी का उनके पास पावर होता है। फॉर द पर्पस ऑफ, ऐसा नहीं किस पर्पस के लिए, ये भी स्पेसिफाई है। फॉर द पर्पस ऑफ, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो कोई मेजर पेनल्टी भी लगा सकता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कहा गया, एक तो स्पेसिफाई कर दिया गया सस्पेंशन करने के लिए, आप वहां पे डिप्टेशन में सस्पेंड हो सकते हैं, और दूसरा कंडक्टिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, कंडक्टिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ये दोनों के लिए आपको क्या है, उनके पास अपॉइंटिंग अथॉरिटी जैसा पावर है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेजर पेनल्टी नहीं लगा सकते। इसीलिए मैंने एकदम क्लियर कट स्पेसिफाई कर दिया है फॉर दी पर्पस ऑफ, ये दो ही पर्पस है, ये आपका रूल कहता है। क्योंकि एग्जाम में आपके रूल टाइप के आएंगे, इसीलिए मैंने रूल टाइप में, रूल के टर्म में ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, देखिए कंडक्टिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और सस्पेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मानिए इससे अगला स्टेप बढ़ते हैं कि जो बोरोविंग अथॉरिटी है, बोरोविंग अथॉरिटी, अब ये कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग। अच्छा, ये जब भी करेंगे ना, तो जैसे कुछ भी करेंगे तो ये अंडर इंटीमेशन टू लैंडिंग अथॉरिटी, जो उनके पेरेंट डिपार्टमेंट हैं उनको बताते रहेंगे, अंडर इंटीमेशन टू लैंडिंग अथॉरिटी, जिनसे गए हुए हैं। जैसे आप सेंटर से स्टेट में गए हुए हैं तो वो कुछ भी करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते रहेंगे। अब ये बोरोविंग अथॉरिटी जब कंक्लूजन हो जाएगा प्रोसीडिंग का, कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग हो जाता है, तो देखिए इस प्रोसीडिंग के कंक्लूड होने के बाद ऑन कंक्लूजन लिखिए, बेहतर रहेगा। ये पहुंचते हैं माइनर पेनाल्टी लगानी, ठीक है, माइनर पेनाल्टी लगानी है, या ऑप्शन दूसरा आएगा, एक्सोनरेशन का तो कोई बात ही नहीं है, दूसरा आएगा मेजर पेनाल्टी, यही ऑप्शन बन सकता है। अगर ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि माइनर पेनाल्टी लगा सकते हैं, कैन इम्पोज, ये छोटा वाला पेनाल्टी लगा सकते हैं। लेकिन अगर इफ कंडीशन होता है डिफरेंस ऑफ, ये जो भी लगाएंगे अंडर इंटीमेशन टू लैंडिंग अथॉरिटी लगा रहे हैं, इफ अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसके साथ, विथ लैंडिंग अथॉरिटी, जो लैंडिंग अथॉरिटी है यहाँ पे बैठे हुए जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है करने वाले अथॉरिटी है, लैंडिंग अथॉरिटी, उनसे अगर डिफरेंस हो गया तो क्या करेंगे, बाद में बात करते हैं। या फिर अगर मेजर पेनाल्टी का केस हो तो, ऐसे दोनों ही केसेस में, और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया हो तो, या मेजर पेनाल्टी का केस हो तो, आपको क्या करने हैं, आपको नहीं लगाने हैं पेनाल्टी। माइनर पेनाल्टी तो लगा सकते थे, आप इनको भेज दीजिए, क्या करिए, रिप्लेस्ड, इनको भेज दीजिए, कहां पे, अपने घर, रिप्लेस्ड एट दी डिस्पोजल ऑफ पेरेंट डिपार्टमेंट, डिस्पोजल ऑफ लैंडिंग अथॉरिटी, जहां से इनका घर था,
भेज दीजिए कि लो आपको जो करना है इनके ऊपर पेनाल्टी लगाइए। डेप्यूटेशन खत्म। आपको जैसे देखिए कोई आदमी डेप्यूटेशन पे गया हुआ था स्टेट में और उसका वहां पे इंक्वायरी हुई, सस्पेंशन हुआ अंडर इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन बाद में पता चला मेजर पेनाल्टी लगानी है तो मेजर पेनाल्टी के लिए भेज दिए। माइनर में के लिए इम्पोज कर सकते हैं वो, लेकिन अगर मान लीजिए इनके सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कह रहे थे नहीं 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 इनको आप सेंश्योर दे रहे हैं, हम इससे एग्री नहीं है, एक्सटेंशन होना चाहिए, तो ठीक है भाई भेज दीजिए, आपका नमूना है आप लीजिए वापस, अब अपने नमूने का जो केस करना है करिए। सारे रिकॉर्ड के साथ वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन है क्वेश्चन नोट करके रखिए, हम सारे क्वेश्चन आपके क्लास के बाद लेंगे। आइए चलो अब लास्ट टॉपिक जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, देयर आफ्टर हम कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करेंगे। ग्रांट ऑफ विजिलेंस क्लियरेंस। क्या ये हमने आपके मटेरियल में भी दे रखा है सारा कुछ, ग्रांट ऑफ विजिलेंस क्लियरेंस VC। एक बात याद रखिएगा, विजिलेंस क्लियरेंस कहां के लिए जरूरत पड़ता है? विजिलेंस क्लियरेंस के लिए आप जब भी देखिए कहीं आपका इम्पैनलमेंट हो रहा है, जॉइंट सेक्रेटरी ये वो पोस्ट में, कहीं आपका प्रमोशन हो रहा है, विजिलेंस मांगा जाएगा। प्रमोशन, कहीं पे आप डेपुटेशन पे जा रहे हैं, भाई जिनका विजिलेंस गड़बड़ है उनको डेपुटेशन पे नहीं अलाउ करेंगे, कैडर विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा, डेपुटेशन पे जा रहे हैं। कहीं भी आपका अपॉइंटमेंट सेंसिटिव पोस्ट पे हो रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसे जहां पे एकदम बेहतरीन आदमी चाहिए, अपॉइंटमेंट टू सेंसिटिव पोस्ट जहां इस तरह का विजिलेंस वाला आदमी नहीं चाहिए, इवन ट्रांसफर होकर भेजा जा रहा है। ठीक है, इवन ट्रेनिंग के लिए भी ISTM के ट्रेनिंग का ऑर्डर आता है, उसमें आप देखते हैं लिखा रहता है विजिलेंस मैंडेटरी नहीं है, वो एग्जम्प्ट किए हुए हैं, भाई सबको भेज दो कोई रह ना जाए। ऐसे केसेस में तो कहते हैं विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी पड़ता है, कहते हैं कि आप किसी का विजिलेंस क्लियरेंस विदहेल्ड नहीं करेंगे। ये जो आपका विजिलेंस क्लियरेंस है ये आप कहते हैं कि भाई शैल नॉट बी विदहेल्ड, शैल नॉट बी विदहेल्ड। कब? ए नंबर देखिए, अगर कोई कंप्लेंट फाइलिंग है, कोई आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आया है, ड्यू टू फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेन आया कोई, सिर्फ कंप्लेन आया, क्या आपका हो जाए, आपको विजिलेंस क्लियरेंस रोक दिया जाए? सही नहीं है। कहते हैं सिर्फ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज नॉट अ सफिशिएंट रीजन टू विदहेल्ड विजिलेंस क्लियरेंस अनलेस, जब तक क्या हो कि अगर उसमें देखिए कि unless having verifiable substances, जिसको आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जांच परख सकते हैं, किससे रिलेटेड है? रिलेटिंग टू या रिगार्डिंग करप्शन, करप्शन का बहुत बड़ा आरोप है, उसमें कुछ फैक्ट भी आपको मिल रहा है। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का, कमाई कम और संपत्ति ज्यादा। आपको याद करिए डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस में मैंने शुरुआती लेक्चर में कहा था रिमूवल या डिसमिसल। थर्ड नंबर मॉरल टर्पिट्यूड की बात है, कुछ ऐसा कर दिए गवर्नमेंट के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। फोर्थ नंबर कंडक्ट रूल का वायलेशन है, कंडक्ट रूल वायलेशन। लेकिन देखिए मैंने कहा वेरिफिएबल सब्सटेंसेस होने चाहिए आपके पास, मतलब अपने प्राइमा फेसाई जांच परख कर ली है। और ऐसे केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है आप विद इन 3 मंथ्स कर लीजिए, विद इन 3 मंथ्स कर लीजिए। ठीक है, और
चार्जशीट इशू हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आपने कर लिया, विद इन 3 months में हो गया, वेरिफिएबल सब्सटेंसेस मिल गए, अगर मिल गया तो आप चार्जशीट बनाएंगे, ऑब्वियस है। अदरवाइज अगर आप नहीं बनाए ऐसा, अदरवाइज VC इज ग्रांटेड। आपने किया, कुछ मिला भी नहीं, झूठ मूठ का कोई एप्लीकेशन था, तो आप उनका विजिलेंस क्लियरेंस 3 महीने के भीतर अगर आपका नहीं हुआ, चार्जशीट इशू नहीं कर पाए, तो आप उनको क्या करिए, विजिलेंस क्लियरेंस दीजिए। प्रमोशन के लिए भी 6-6 महीना से आदमी का पड़ा हुआ है, कह रहे नहीं इनका ना एक ग्रीवांस पड़ा हुआ है, विजिलेंस क्लियरेंस देना पड़ता है, रो धो के जैसे दे डिपार्टमेंट देता है कि भाई हमने चार्जशीट 3 महीने में इशू नहीं किया है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर लेने थे। देखिए, अगर आपके अगेंस्ट FIR फाइल हो जाता है, FIR फाइल होता है, FIR ऑन किसी कंप्लेंट पे, कोई कंप्लेंट करता है, उस पे कंप्लेंट हो जाता है, कहते हैं FIR फाइल होने पे हम आपका विजिलेंस क्लियरेंस नहीं रोकेंगे, अनलेस, जब तक कि क्या हो, ये 3 months का रूल आपको ध्यान रखना है, अनलेस चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, जब तक आपके ऊपर आरोप नहीं हुए, चार्जशीट फाइल नहीं हुए, तब तक आपके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, प्लस इस पे आइदर कोर्ट का कॉग्निजेंस होना चाहिए, तो कोर्ट का कोई ऑर्डर कंट्रारी नहीं है, नो कंट्रारी डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, नो कंट्रारी डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है, ये कोर्ट का कंट्रारी डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। देखिए, विजिलेंस क्लियरेंस कई बार ऐसे तरह किए जाते हैं प्रमोशन के टाइम में, आप सब लोगों को नॉलेज में होना चाहिए कि सिर्फ FIR फाइल करना ही विजिलेंस रोकने का कारण नहीं हो सकता, चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। VC क्लियर करने से पहले वो पूछते हैं कि भाई चार्जशीट फाइल हो गया, कहते हैं नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, तो फिर तो विजिलेंस मिल जाता है। आइए 1-2 कंडीशंस और देख लेते हैं जो आपके जीवन में इस तरह की चीजें आ सकती है और एग्जाम में क्वेश्चन भी UPSC का भरोसा नहीं पूछ सकता है। कहते हैं, जो ग्रांट ऑफ VC हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रांट ऑफ विजिलेंस क्लियरेंस, आपने उसमें देखा था कंप्लेंट आने से ही सिर्फ नहीं है। देखिए, कहते हैं जो VC है, shall not be withheld, shall not be withheld, कैसे कंडीशन में, even after sanction of prosecution, even after sanction for prosecution, लेकिन प्रोसिक्यूशन ऐसे तो हो नहीं जाता है, कहा प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन भी हो गया है, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन हो रखा है, तो भी विजिलेंस क्लियरेंस देंगे। कहते हैं, अगर इफ जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो जांच कर ही रही है और साल दर साल चलते जा रहा है, जैसे CBI जांच का आदेश दिया गया, ये सैंक्शन फॉर हुआ कि CBI इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, ठीक है, इफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी not been able, has not been able to, has not been able to complete investigation, ठीक है, and file charge sheet, ठीक है, विद इन पीरियड ऑफ 2 years, विद इन पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल से ज्यादा चल गया, अभी तक एक चार्ज फाइल नहीं हुआ है, तो भाई किसी का विजिलेंस क्लियरेंस रोक के नहीं, उसको प्रमोशन कर दो इसका, ठीक है। लेकिन ये ना है, ये मिलता है VC जो दिया जाता है,
वो VC आपको सेंसिटिव पोस्ट अपॉइंटमेंट के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जांच में हो सकता है सेंसिटिव पोस्ट अपॉइंटमेंट के लिए जो मिलता है उस केस में नहीं मिलेगा, नॉट ग्रांटेड, ऐसे के लिए नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। अदरवाइज प्रमोशन वोशन सबके लिए मिल जाता है, ठीक है। हाँ, सस्पेंडेड है, ये है, सस्पेंशन है, चार्जशीट हो गया है, ठीक है, तो चार्जशीट हो जाता है तो फिर तो उनका विजिलेंस देना ही रहता है विदिन 3 मंथ्स, याद रखिएगा। ये सब केसेस हैं, दैट इज ऑल हमारे तरफ से जो CCA रूल है, ठीक है। तो वैसे केसेस में CCA रूल में हम